अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं बच्चों। और हम लोग चैप्टर नंबर 15 पे चैप्टर नंबर 15 को हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 के लेक्चर नंबर 6 पर हैं और आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। राइट बच्चों, तो यहाँ से ऑनवर्ड हम लोग कुछ मेथड्स जो है वो स्टडी करेंगे। ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसमें हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये एक्चुअली हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करने का एक तरीका है, जिसमें ये वन ऑफ द मेथड्स है जो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताए थे, उसमें से एक मेथड जो है ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है। राइट बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर म्यूचुअल इंडक्शन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने टाइम को स्पेयर करें, जिसमें आप लोग 40 मिनट्स के लिए इस लेक्चर को देखेंगे। और जब आप लोग बिल्कुल फ्री हो 40 मिनट्स के लिए, तब आप इस पूरे लेक्चर को एक ही सिटिंग में कंप्लीट करें। अपने पास पेजेस रखें जिसके ऊपर आप इस लेक्चर के नोट्स बनाएंगे। इसको साथ साथ इसके अहम अहम पॉइंट्स जो हैं उनको नोट करें और इसको अच्छा सा प्रिपेयर करें। और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है, तो इसलिए भी हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से टाइम स्पेयर करके पूरा टाइम रख के इसको स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए उनके मुताबिक भी ये हमारा टॉपिक जो है ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन से। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन कि म्यूचुअल इंडक्शन एक्चुअली होता क्या है। राइट, डेफिनेशन कह दें या इसको मैं यहाँ यही लिखूँगा कि म्यूचुअल इंडक्शन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है बच्चों, दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन अनदर कॉइल। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है म्यूचुअल का। राइट, सो म्यूचुअल जो है ये हमें सेंस दे रहा है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन पेयर। राइट, दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज़ के दरमियान जो है ये फिनोमिना हो रहा है। राइट, सो वी यूज़ वर्ड म्यूचुअल बिटवीन मोर देन वन। सो अगर म्यूचुअल इंडक्शन है तो दैट मीन्स कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं कॉइल यूज़ करेंगे यहाँ पे, और वो जो कॉइल्स होंगी वो बच्चों एक से ज़्यादा होंगी। ऑलराइट, तो इसको फिर मैं जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ। जी बच्चों, तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है दैट इज़ एक्चुअली अ फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन अनदर कॉइल। राइट, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन इज़ अ फिनोमेना, आप लोग इसके नोट्स बनाएं साथ साथ। म्यूचुअल इंडक्शन इज़ अ phenomenon in which changing current in one coil induces EMF in another coil। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन की, या इसको अगर हम स्टेट करें कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है दैट इज़ अ फिनोमिनन। राइट, सो दैट द फिनोमिनन इज इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, एक कॉइल होगी उसमें हम करंट को चेंज करेंगे, तो दैट विल रिजल्ट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अनदर कॉइल। तो उसके साथ एक दूसरी कॉइल है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ऑलराइट बच्चों, तो अब इस चीज़ को दिखाने के लिए हमारे पास दो कॉइल्स होनी चाहिए। तो दो कॉइल्स जो है बच्चों उनको मैं बनाता हूँ, तो उसके बाद फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इसके लिए बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि आपके सामने दो कॉइल्स जो है वो ड्रॉ करता हूँ, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से एक कॉइल में करंट चेंज होगा और उससे फिर दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। ऑलराइट, लेट्स से बच्चों यहाँ पर आपके सामने ये कॉइल्स मैं बनाता हूँ। ये एक कॉइल है, ये उसकी कोर है। अभी इस पर बात करते हैं। लेट्स से दिस इज़ वन कॉइल, इसके ऊपर अभी मैं एक कॉइल बनाऊँगा, और ये हमारे पास एक दूसरी कॉइल है। राइट,
सो दिस इज़ अनदर कॉयल, दिस इज़ वन कॉयल। इसके ऊपर कॉयल हम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम वायर जो है उसके ऊपर लपेट देंगे। लेट से हमारे पास कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर को हम इसके ऊपर जो है वो लपेट देते हैं। तो वो इस तरह से कि आपको बच्चों वो कॉपर वायर इस तरह नज़र आएगी कि उसके जो टर्न्स हैं, जो वाइंडिंग्स हैं उसकी, वो आपको यहाँ पे इस तरफ को नज़र आ रही है, राइट। सो दीज आर डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दिस कॉइल, राइट। और उसका जो एक एंड है लेट्स से कि यहाँ से, और दूसरा एंड जो है वो यहाँ से बाहर आएगा। अब यहाँ पर हमने इसके एक एंड के साथ एक रियोस्टेट कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक रियोस्टेट होगा, और बल्कि इसको मुझे दूसरे कलर से दिखाना है। अच्छा, अब इसको जो है यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने एक रियोस्टेट लगाना है, और उसके साथ हमने यहाँ पर एक स्विच लगाना है और बैटरी बनाएंगे हम, ठीक है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। और यहाँ पे हम इसको कॉइल को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस वायर को। ये जो है ये हमारे पास रियोस्टेट है। रियोस्टेट के बारे में चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ा था। अच्छा बच्चों, एक कॉइल तो ये होगी, अभी इस पे बात करते हैं। पहले मैं इसके भी टर्म्स बना लूँ। ये बच्चों दूसरी कॉइल है, राइट। इन दोनों कॉइल्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं कि दोनों कॉइल्स आपस में कनेक्ट नहीं होगी, एक दूसरे से कुछ फासले पर इनको रखा गया है, ठीक है। और इस कॉइल के साथ भी हमने कुछ अटैच करना है, एंड दैट इज़ अ galvanometer, right? This is a galvanometer attached with this coil. तो यहाँ से जो हम इसको लेट से यहाँ से ये वायर आएगी और इस galvanometer के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब ये बच्चों एक कॉयल है और एक ये कॉयल है। ये इसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये रियोस्टेट है, और ये स्विच है, और ये बैटरी है। इस कॉयल को बच्चों हम कहते हैं प्राइमरी, राइट। इस कॉयल का नाम होगा प्राइमरी। दिस इज़ वन ऑफ द कॉइल्स, और इस कॉइल को हम कहेंगे प्राइमरी, ठीक है। इस प्राइमरी में चार चीज़ें हैं: कॉइल, रियोस्टेट, स्विच और बैटरी। और दूसरी कॉइल है, उसमें कॉइल के साथ जस्ट गैल्वेनोमीटर है। इस कॉइल को हम बच्चों कहेंगे दैट इज़ सेकेंडरी, राइट। अच्छा जी, तो ये होगी बच्चों हमारे पास दो कॉइल्स। और अब इन दोनों कॉइल्स में क्या होगा वो हम स्टडी करते हैं। देखें बच्चों, जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज़ करेंगे तो इसका रूल आपने याद रखना है, ठीक है। स्विच जो है उसका रूल मैंने आपको बताया है कि व्हेन वी क्लोज द स्विच, राइट, क्लोजिंग स्विच मीन करंट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़े तो क्लोजिंग स्विच जो है दैट मीन्स करंट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्स। और ओपनिंग स्विच, अगर स्विच को ओपन कर दें तो वो भी रूल आपने याद रखना है कि करंट गोज़ फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। ये भी आपने याद रखना है। अच्छा बच्चों, जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे इट मीन्स द करंट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा, और वो जो करंट होगा लेट्स से दैट करंट फ्लोज इन दिस वे, राइट, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपेरेंटली जो हमें नज़र आ रहा है इस कॉइल में, तो इस डायरेक्शन में जो है वो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में यूँ फ्लो करेगा तो अब बच्चों आपको पता है कि करंट के फ्लो की वजह से इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट, पता है ना जी आपको। तो दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक सोलिनॉइड भी है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल हैव डायरेक्शन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं अपनी फिंगर्स को इस तरह मूव कराऊंगा, तो इनसाइड द solenoid inside this coil the direction of magnetic field will be in this way, right। तो अगर उसको मैं ड्रॉ करूँ तो that direction of magnetic field will be like this, और इस तरह से ये जो है
इस तरह यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनेगा, फिर एक मैग्नेटिक लाइन आएगी और इस तरह से, और फिर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, उसको इस तरह से दिखाते हैं। और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ठीक होगी बच्चों। अब जो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनसाइड, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, दैट डायरेक्शन विल बी इन दिस वे, राइट। तो ये होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस कॉइल के अंदर। तो अगर इसको मैं कंप्लीट करूँ तो यहाँ से फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से मुड़ के वापस इधर, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से मुड़ के वापस इधर, यानी ये जो डायरेक्शन है दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस सॉलिनॉइड। इसका मतलब है कि बच्चों इस तरफ जो है ये बनेगा नॉर्थ और इस तरफ जो है ये बनेगा साउथ। ऑलराइट, ये बच्चों कुछ ड्राइंग है थोड़ी सी, और इस ड्राइंग में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे ही इस कॉइल के अंदर, जैसे ही इस कॉइल में, ये जो कॉइल मैंने बनाई थी प्राइमरी, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है, और जैसे ही इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है इस पूरी कॉइल में। उस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, राइट। अब जो आप इस सिचुएशन को देखिए कि जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो करंट राइजेस फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम। इट मीन्स there is a situation when current is zero and there is a situation when this current becomes maximum. There will be a small time, बहुत negligible time होगा डेल्टा t। इस टाइम डेल्टा t के अंदर ये चेंज आएगी कि ये जो करंट है वो ज़ीरो से मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बच्चों बात की। सो करंट राइजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल दैट इज डेल्टा टी। अब जो हमने देखा है कि ये अगर एक सॉलिनॉइड है, जो कि ये सॉलिनॉइड है, तो इस सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये किसी भी सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज़ म्यू नॉट इंटू एन आई। ठीक है, अब जो इसमें म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन जो है दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस कॉइल, हाउ मेनी टर्न्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर लाइक दिस, या हाउ मेनी टर्न्स आर देयर इन 1 मीटर, इस तरह से। और दूसरा जो है बच्चों इसके साथ ये जो आई है दैट इज़ करंट दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल प्राइमरी। अब जो देखें ऊपर मैंने लिखा है कि करंट गोज़ फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम, तो मैं ये कहता हूँ कि व्हेन आई इज़ ज़ीरो, at the moment when I is 0 in this coil, so the magnetic field of this coil must be mu naught n into 0, that means B must be 0. समझ गए बच्चों बात को? At the moment when current in this coil is 0, so there is no magnetic field of this coil, so we say magnetic field is 0. Or at the moment when I is maximum of its value, let's say कोई value है इसकी I, तो then we have B is equal to mu naught into I, means the maximum flux, maximum magnetic field. अब देखिए बच्चों, अगर करंट जो है वो ज़ीरो से मैक्सिमम वेरी करता है, तो उस करंट की वजह से बनने वाला ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल का, वो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करता है फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम। एट द मोमेंट व्हेन करंट थ्रू दिस कॉइल इज़ ज़ीरो, magnetic field is 0, and at the moment when this current goes to maximum in this coil, the magnetic field goes to maximum. इसका मतलब है बच्चों एक बहुत थोड़े से टाइम डेल्टा टी के अंदर करंट ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ है। समझ आ गई ना बच्चों की बात की? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको नज़र आ रहा है ग्रीन लाइन से, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे नहीं है। एक ऐसा मूवमेंट भी है जिस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, और फिर एक ऐसा मूवमेंट भी आता है जिस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी फुल स्ट्रेंथ में होता है। ठीक है ना, लेट्स से कि इसकी फुल स्ट्रेंथ जो है वो इस तरह से है जो हमें नज़र आ रही है, तो ये एक मूवमेंट में होगा इस तरह से। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो एट वन मूवमेंट एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट द नेक्स्ट मूवमेंट। Again this magnetic field goes to 0 and again this magnetic field goes to maximum. That depends on the value of current. ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना बात की? अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब बच्चों होगा ये कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अरेंज है कि ये एक और कॉइल भी इस कॉइल के पास एक दूसरी कॉइल भी पड़ी है जिसका नाम है सेकेंडरी।
अब बच्चों ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं, इन कॉइल्स को इस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज किया गया है कि जब इस प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में ये सेकेंडरी कॉइल आ जाए, राइट। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कोशिश की कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये वहाँ तक आप लोगों को दिखाऊं जहाँ तक ये सेकेंडरी कॉइल को भी क्रॉस करें, राइट। आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बना है कि ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये भी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही लाई करती है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही आ रही है, ठीक है, होगी ना बात। तो अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सेकेंडरी के साथ इंटरेक्ट करेगा, जब इस मैग्नेटिक फील्ड का इस सेकेंडरी कॉइल के साथ इंटरेक्शन होगा तो देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ फ्लक्स, राइट। अब यहाँ पे वो फ्लक्स वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। रिमाइंड करें बच्चों, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया, राइट। तो बच्चों मैं इसको लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, सम एरिया। अब देखें, अब जो इस डेफिनेशन के मुताबिक कि ये जो फ्लक्स होता है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया, क्या ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फुलफ़िल हो रही है? राइट, एग्जैक्टली फुलफ़िल हो रही है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अराउंड स्टैब्लिश हुआ है, इस कॉइल के अराउंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से भी पास हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो कॉइल है वो एक्चुअली इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करती है। सो सिचुएशन ये बनेगी कि हम करंट चेंज करेंगे। करंट को चेंज हम स्विच से भी कर सकते हैं, रियोस्टेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रियोस्टेट भी इसीलिए लगाया यहाँ पे कि रियोस्टेट से आप रेजिस्टेंस को चेंज करें। जब आप रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो ये जो करंट होगा इसके अंदर चेंज होगा, और जब करंट चेंज होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सेकेंडरी कॉइल will also change and that will make the change in flux, right। तो एक है flux और दूसरा जो इसके साथ जो मैं लिखूंगा that is change in flux, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने फ़र्क बताया था, flux is only the magnetic field lines passing through some area and change in flux is magnetic field lines passing through some area is changing, right। so चूँकि अब ये magnetic field change हो रहा है तो लिहाजा इस चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 15 के मेन जो हमारी डिस्कशन है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन उस पर आ गए हैं। और वो बच्चों क्या है, हमारी पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, राइट, एंड ईएमएफ induces in a coil due to rate of change of flux, ठीक है बच्चों। अब इस कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो होगी ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा करंट की वजह से, और इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दोबारा मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन इज़ अ फिनोमिना, अब आपके सामने ये डायग्राम है, सिचुएशन है। सो म्यूचुअल इंडक्शन इज़ अ फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, वी आर चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, राइट। इस प्राइमरी में हम करंट को चेंज कर रहे हैं, इंड्यूसेस ईएमएफ इन अनदर कॉइल, ये जो, लेकिन ईएमएफ जो है वो अदर कॉइल या सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रही है। वी आर चेंजिंग करंट इन वन कॉइल एंड ईएमएफ इंड्यूसेस इन अनदर कॉइल, दिस कॉइल सेकेंडरी। सो दैट फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक तो एक्सप्लेनेशन होगी, डेफिनेशन और इस डायग्राम की जो आपके सामने ये सारी सिचुएशन बन गई। ऑलराइट, तो एन ईएमएफ इंड्यूसेस इन अ कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये तो जनरल बात है जो चैप्टर 15 में हमने पढ़ा, और अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक तो दो बातें होगी, एक तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया म्यूचुअल इंडक्शन को, और दूसरा बच्चों आपके सामने मैंने इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया इस पूरी सिचुएशन को। अब जो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो मैं आपके सामने ड्राइव कर देता हूँ। सो दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन will be
द वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन दिस सेकेंडरी कॉइल। अब जो इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितनी EMF इंड्यूस होगी उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यहाँ पे ड्राइव कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो अब आपके सामने आप देखेंगे कि EMF इंड्यूस का अभी मैं सॉल्व करता हूँ, ड्राइव करता हूँ। लेट यहाँ से बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट फाई एस इज़ द फ्लक्स ऑफ वन टर्न ऑफ सेकेंडरी, राइट। ये जो सेकेंडरी है इसका अगर एक टर्न है और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के उस एक टर्न में से पास करने पर उसका जो फ्लक्स होगा दैट विल बी फाई एस। ठीक है, फाई एस इज द फ्लक्स ऑफ वन टर्न ऑफ द सेकेंडरी। सो हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्न्स? लेट एन एस आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी के टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं? n, राइट, s फॉर सेकेंडरी। तो देन अगर ये सिचुएशन है बच्चों तो एन एस टाइम्स फाई एस विल बी, देन एन एस फाई एस विल बी द टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी, टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी। ठीक है ना जी, एक टर्न का फ्लक्स कितना है? फाई एस, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन एस फाई एस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो वी विल गेट द टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन बन गई कि हमारे पास एन एस फाई एस जो है दैट इज टोटल फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी। ओके जी, नाउ वी डिड्यूस। अब ये हम यहाँ से कुछ खुद से अपनी समझ से हम ये बात कहते हैं कि जो इसका टोटल फ्लक्स है इस सेकेंडरी का जो टोटल फ्लक्स है एन एस फाई एस, दैट फ्लक्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द करंट इन प्राइमरी। ठीक है, अब करंट जो है इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही उसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट होगा इस सेकेंडरी कॉइल का। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एन एस फाई एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये जो अभी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन जो है दैट इज़ एक्चुअली द की एक्सप्रेशन ऑफ दिस टॉपिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी मैंने ये लिखी है। ठीक है, व्हाट इज एन एस फाई एस? दैट इज टोटल फ्लक्स ऑफ दिस सेकेंडरी कॉइल, and this total flux of the secondary coil is directly proportional to IP, the current in primary. P stands for primary. फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इस सेकेंडरी का जो टोटल फ्लक्स होगा, जो टोटल फ्लक्स इसका बनेगा बच्चों, दैट टोटल फ्लक्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द करंट इन प्राइमरी। ठीक है, इनडायरेक्टली देखें फ्लक्स जो है जितना इस प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट ज़्यादा होगा उतना इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी इस सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज ज़्यादा आएगी। ठीक है, दैट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है ये हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करके इसकी जगह जो हम इक्वालिटी डालते हैं एन एस फाई एस इक्वल्स एम आई पी। दिस इक्वेशन इज़ very important equation of this topic. ठीक है बच्चों, so NS phi S is the total flux and proportionality sign ख़त्म किया तो यहाँ पे M आ गया और उसके साथ IP। ये जो M है इसको बच्चों हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, वो भी मैं लिख देता हूँ। नंबर 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट M जो है ये कांस्टेंट होगा अगर ये चारों फैक्टर्स जो है जो भी मैं आपके सामने लिखूंगा, ये जो 2-3 फैक्टर जितने भी बनते हैं इनकी वजह से होगा। ठीक है, इसमें बच्चों पहला जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, ये जो M है म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है कि दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने हैं। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करते हैं तो फिर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेम है तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट भी सेम रहेगा। दूसरा बच्चों है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स, दोनों कॉइल्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा बच्चों उतना इनमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो ज़्यादा है। मतलब आप एक कॉइल बनाते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम रखते हैं, फिर एक दूसरी कॉइल बनाते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा कर देते हैं, और फिर एक कॉइल बनाते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैटर्स, राइट। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट मैटर्स, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब होगा कि फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा बच्चों ये है सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स। सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स, अगर आप इन दोनों कॉइल्स को इस तरह दूर प्लेस कर देते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा फासले पे रख देते हैं, तो इससे भी m जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। एक करीब रखें तो m की वैल्यू और है, दूर रखें तो m की वैल्यू और है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस m डिपेंड्स ऑन सेपरेशन। और इसके अलावा जो नेचर ऑफ कोर मीडियम, ये लास्ट फैक्टर है, दैट इज़ नेचर ऑफ कोर मीडियम। इन चारों पॉइंट्स पर m की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपके सामने लिखा म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट m जो है दैट डिपेंड्स ऑन दीज 4 फैक्टर्स। अगर ये चारों फैक्टर्स बच्चों चेंज नहीं होते, अगर आप इन चारों फैक्टर्स की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, ये चारों फैक्टर्स जो है वो चेंज नहीं करते, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि अब m की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। ऑलराइट, सो फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे कम करेंगे m चेंज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे कम करेंगे m चेंज हो जाएगा। सेपरेशन को आप कम या ज़्यादा करेंगे m चेंज हो जाएगा। नेचर ऑफ कोर मीडियम का मतलब है कि ऐसा मीडियम जिसके ऊपर आपने इस कॉइल को वाउंड किया हुआ है, ठीक है। ये जो कोर है बच्चों ये एयर भी हो सकती है, और ये जो कोर है ये एक सॉफ्ट आयरन भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आपने इस कॉइल को वाउंड करना है, आपके पास कॉपर वायर है, ठीक है। आप चाहें तो आप इस कॉपर वायर को जो है वो इस तरह वाउंड करें कि इसके अंदर एयर हो। सिंपली आप इसको वाउंड कर दें और इसके साथ आप रियोस्टेट, स्विच और बैटरी जो है वो जो आप इसके साथ कनेक्ट कर दें। अब इसके अंदर जो कोर है वो क्या है, एयर है, राइट। तो उस वक्त m की वैल्यू जो है वो और होगी। आप ये भी कर सकते हैं कि इस कॉइल को, ये जो कॉपर वायर है, इसको आप वाउंड करें और आप किसी जो है वो मटेरियल के ऊपर वाउंड कर दें, जैसे आमतौर पे सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन, जैसे ये सिलेंडर मैंने बनाया है, ये आयरन सिलेंडर है, जो आपके सामने कंस्ट्रक्शन मैंने की थी उसमें भी यही किया था। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर लिए थे और उनके ऊपर इस कॉइल को वाउंड किया। तो ये भी हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। इसके ऊपर अगर आप कॉइल को वाउंड करते हैं जैसे आपके सामने, तो उस वक्त फिर m की वैल्यू जो है वो और होगी, राइट। और आम प्रैक्टिस में हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर यूज़ करते हैं क्योंकि इससे जो इंडक्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फिनोमिना है ये बेहतर हो जाता है, बेहतर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है उतना फिर इंड्यूस्ड EMF भी ज़्यादा होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना बच्चों। तो कंपैरिजन करें अगर एयर का और सॉफ्ट आयरन का, तो दोनों कोर है, एयर भी कोर है और सॉफ्ट आयरन भी कोर है। तो सॉफ्ट आयरन इज़ बेटर देन एयर, उसकी इंडक्टेंस बेहतर है एयर से। ये MCQ मतलब आ सकता है, आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह से। तो सो m डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों इन चारों फैक्टर्स के बाद दोबारा अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बन गया, टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स m टाइम्स IP। अब हमने तो एक्चुअली फाइंड करना है EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो अगर मैं उस पर आऊँ तो इतना हिस्सा जो है इसको अरेज कर लेते हैं, राइट, ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड रहे, आप देखते रहें इसको। अच्छा बच्चों, फ्रॉम फैराडेज लॉ अब हमने बच्चों फाइंड करनी है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। इसके अंदर कितनी इंड्यूस्ड EMF आई, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से कितनी इंड्यूस्ड EMF इसके अंदर आई, वो हम फैराडेज लॉ से ले लेते हैं। और वो है बच्चों फैराडेज लॉ से EMF इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है बच्चों। याद आ गया आपको, ये हमारे पास फैराडेज लॉ का एक्सप्रेशन है जिसमें EMF जो है EMF इंड्यूस्ड EMF जो होती है दैट इज़ नेगेटिव n टाइम्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन हमने फैराडेज लॉ में पढ़ा है, वही एक्सप्रेशन मैंने लिया, लेकिन उसके साथ मैंने S लिखा है, दैट इज़ फॉर दिस सेकेंडरी कॉइल, ठीक है बच्चों। अब इसमें
इसको यूँ भी मैं लिख सकता हूँ कि ये जो एन एस है इसको बच्चों मैं डेल्टा और यहाँ लिख देता हूँ एन एस फाई एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये जो एन है दैट इज़ कांस्टेंट, और कांस्टेंट को अगर मैं डेल्टा के साथ अंदर लिख देता हूँ फाई एस के साथ, तो इट डज़ नॉट मीन्स कि कोई इसमें चेंज आएगी। ठीक है, स्टिल चेंज जो है डेल्टा दैट मीन्स द चेंज इन फ्लक्स फाई एस। ठीक है, अब जो यहाँ से हमारे पास एन एस फाई एस जो है, ये देखें, ये इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में ये हमारे पास बच्चों एम आई पी के इक्वल है, तो इसमें रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल में ई एम एफ आएगी दैट विल बी माइनस डेल्टा टाइम्स एम आई पी, राइट। थोड़ा सा इसको मैं अगर बड़ा करके लिख दूँ, सो दैट विल बी नेगेटिव डेल्टा एम आई पी, एन एस फाई एस की जगह एम आई पी और इसके साथ डेल्टा टी, और फिर बच्चों इसमें सेकेंडरी में जो ई एम एफ है दैट इज़ नेगेटिव, यहाँ से m जो है दैट इज़ कांस्टेंट, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। ये देखें बच्चों, इस इक्वेशन से हम लोग जो है ये ई एम एफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके सामने है इस एक्सप्रेशन में। सो ई एम एफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, दिस इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बताई। ई एम एफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, EMF induced in secondary is actually equals to some constant times rate of change of current in primary। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो है वो चेंज भी हो सकता है, और इसको यूँ चेंज करके भी हम लिख सकते हैं कि ये जो EMF आई है सेकेंडरी में, दैट EMF इज़ इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स कांस्टेंट। ठीक है, ये जो M है दैट इज़ कांस्टेंट और उसके साथ है डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कांस्टेंट अगर मैं ना लिखूँ तो कह सकता हूँ कि EMF इन सेकेंडरी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। ठीक होगी बात बच्चों। सो दिस इक्वेशन, दिस प्रोपोर्शनैलिटी एक्सप्लेन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन इन डिटेल, राइट। इसको देखकर आप म्यूचुअल इंडक्शन की कभी भी डेफिनेशन या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर अल्फाज में पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे कि EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, राइट। तो जितना प्राइमरी के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से मुराद ये है कि इस प्राइमरी के अंदर जितना करंट ज़्यादा चेंज होगा, जो जितना इसके अंदर करंट ज़्यादा चेंज होगा, करंट में चेंज ज़्यादा आएगी, उतनी ही सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड है वो ज़्यादा होगी, राइट। और ये अंडरस्टूड है कि ऐसा ही होना है। जितना करंट ज़्यादा चेंज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चेंज होगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ज़्यादा चेंज आएगी उतना इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF ज़्यादा आएगी। ऑलराइट बच्चों, समझ आ गई यहाँ पर बात। और ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो बच्चों नेगेटिव साइन है, दैट एक्सप्लेन्स द इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट्स डायरेक्शन। ये जो इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा उसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है नेगेटिव साइन, एंड दैट डायरेक्शन इज़ गिवन बाय लेंज़िज़ लॉ, जो मैंने लेक्चर नंबर 5 में एक्सप्लेन किया था, लेंज़िज़ लॉ। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग उसको लेक्चर नंबर 5 को आप लोग देख लें, उसमें लेंज़िज़ लॉ में मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये जो नेगेटिव साइन है कि इसके मुताबिक ये जो इंड्यूस्ड EMF और जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोज करता है इसको, वो मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है दैट स्टिल मीन्स द सेम। ठीक है, द इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द कॉज, और द इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मैंने उसमें एक्सप्लेन की थी। अच्छा जी, अब जो यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट, अब ये तो बन गई हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर हमें M पता हो, IP चेंज इन करंट पता हो, टाइम पता हो, तो कितने टाइम में वो करंट चेंज हो रहा है, तो हम उससे इंड्यूस्ड EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गई कि इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी कॉइल में किस तरह से होती है, EMF किस तरह इंड्यूस होती है, उसकी लॉजिक क्या है, और उसके बाद उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि वो EMF किस तरह कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो वो हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक बच्चों मैंने ये बात पूरी की। अब बच्चों यहाँ पे एक और हेडिंग हम लास्ट पे बना सकते हैं और वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, राइट। कि ये जो इसका लास्ट पॉइंट है दैट इज़ नॉट म्यूचुअल इंडक्शन बट दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज़ गिवन बाय M। ये जो M आया था इस फैक्टर में उससे। अब जो इस इक्वेशन से अगर मैं M डिफाइन कर लूँ, M को फाइंड करूँ, तो EMF इन सेकेंडरी इज़ नेगेटिव M इंटू डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। यहाँ से जो अगर मैं M को अगर फाइंड करूँ और इसमें फिर हम इसमें EMF और ये वाला जो फैक्टर है डेल्टा IP ओवर डेल्टा T सारा फैक्टर इधर ले जाएं, सो वी गेट दिस M। नेगेटिव साइन ड्रॉप कर दें फॉर दिस कांस्टेंट, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं। सो वी डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस इन हेनरी, ठीक है जी। तो M जो है दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स डिपेंड्स ऑन दीज फोर फैक्टर्स, राइट। सो M इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन दीज फोर फैक्टर्स, और इसको अगर हम डिफाइन करें तो दैट गिव्स इन द यूनिट्स ऑफ हेनरी। सो यूनिट्स ऑफ M इज़ हेनरी, राइट। ये उस बंदे का नाम है जिसने इसको स्टडी किया। सो म्यूचुअल यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ हेनरी, और अगर हम हेनरी को डिफाइन करें सो वी गेट 1 हेनरी according to this equation 1 हेनरी is 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर पर सेकेंड, राइट। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जो 1H है दैट इज़ एक्चुअली 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, राइट। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ये जो सेकंड है ये ऊपर चला जाएगा वोल्ट के साथ, सो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। और बच्चों इसको डिफाइन करेंगे तो इस तरह कहेंगे कि व्हेन अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड इंड्यूसेस एन EMF ऑफ 1 वोल्ट इन सेकेंडरी, ठीक है। किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन इसको अगर अल्फाज में मैं लिखूं तो जो इसको डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है जी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन प्राइमरी, राइट। ये भी साथ लिखना है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन प्राइमरी induces EMF of 1 volt in secondary, right. So mutual inductance will be 1 Henry, right. So अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 Henry को डिफाइन कर दें, so if mutual inductance of two coils is 1 Henry, what does that means, right. If mutual inductance of two coils is 1 Henry, so define it. So rate of change of current of 1 ampere per second in primary induces EMF of 1 volt in secondary. So the mutual inductance of these two coils will be 1 Henry. उसमें ये चारों फैक्टर्स इस तरह एडजस्ट किए गए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ टू कॉइल्स, सेपरेशन, नेचर ऑफ कोर मीडियम, इस तरह से एडजस्ट किए गए हैं कि उसके बाद फिर ये हुआ है कि 1 एम्पियर पर सेकेंड, एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है, 0 से 1 एम्पियर एक सेकंड में चेंज हो रहा है, तो उसके नतीजे में फिर इसके अंदर 1 वोल्ट EMF अगर इंड्यूस होती है, सो वी विल से द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस टू कॉइल्स इज़ 1 हेनरी, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से 2 हेनरी, 1.5 हेनरी, 5 हेनरी, उसमें फिर ये करंट और ये डिफरेंट फैक्टर्स एडजस्ट होंगे। ये फैक्टर इस तरह एडजस्ट होंगे कि इफ़ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन EMF ऑफ 2 वोल्ट, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 2 हेनरी। 5 हेनरी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन EMF ऑफ 5 वोल्ट, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 5 हेनरी। ऑलराइट बच्चों, तो ये जो लास्ट पर म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसको भी हमने इसमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसमें बच्चों देखें कि डेफिनेटली ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, और मैंने जस्ट आपको ये हिंट दे दिया कि इस नेगेटिव साइन में लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंगली जो है वो सिचुएशन होगी, जो करंट होगा दैट विल
अपोज द कॉज। तो अगर उसको डिस्कस करना हो, जो कि इस टॉपिक में हमने करना तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें लास्ट पर जो है वो हिंट दे देता हूँ। तो जब जो इस कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी करंट जो है वो फ्लो करेगा, और उस करंट ने वो डायरेक्शन अडॉप्ट करनी है, राइट। उस करंट ने, अगर इस तरफ से हम देखें, तो अगर बच्चों इस साइड से हम देखें, तो इस साइड से अगर हम देखें तो इसमें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। ये मैं नीचे से ऊपर जो है वो जा रहा है। तो इस कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उस डायरेक्शन को अडॉप्ट करेगा जिस डायरेक्शन पर उस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, ठीक है ना बच्चों। जब इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जब इस इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो बच्चों उस मैग्नेटिक फील्ड ने इंड्यूस करंट के मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ, लेट्स से जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ साउथ है, तो इसने इस तरफ जो है इसको अपोज करना है, इसने नॉर्थ बनाना है। और बच्चों अगर इस तरफ, इस मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ नॉर्थ है, तो फिर इसने इसका इस तरफ साउथ बनाना है। तो इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी इसके। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें क्लॉकवाइज होगी, अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज होगी। ऑलराइट, सो दिस नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक था म्यूचुअल इंडक्शन, लेक्चर नंबर 6। यहाँ पर इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। ऑलराइट बच्चों, आई होप कि आप बच्चों को इस पूरे टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो गई है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आप इसका इसको इस तरह से ब्रेक करें कि सबसे पहले नंबर पे आप इसकी डेफिनेशन लिखें, दूसरे नंबर पे हेडिंग दें आप एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में ये डायग्राम बनाएं, और तीसरे नंबर पे बच्चों आप हेडिंग बनाएं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट, इन सेकेंडरी, राइट। ये एक्सप्रेशन हेडिंग बनाएं तीसरे नंबर पे। फिर उसमें आप इन फैक्टर्स को डिस्कस करें, ठीक है। तीसरी हेडिंग ये होगी। फोर्थ हेडिंग ये हो सकती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट जो है एम दैट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, फोर्थ हेडिंग बना दें। और लास्ट में जो उसका फिर एक्सप्रेशन ड्राइव करके फिफ्थ हेडिंग जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करें और उसके ये यूनिट्स वगैरह जो है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर बना दें, और एक हेनरी की डेफिनेशन, 1 हेनरी की डेफिनेशन भी लिख दें। तो ये 5 हेडिंग्स जो हैं, अगर आप इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो देयर इज़ नो डाउट कि कोई एग्जामिनर आपको इसके फुल मार्क्स ना दे। ठीक है बच्चों, तो इसको जो है हेडिंग्स बना के अच्छा सा अटैम्प्ट करें इस क्वेश्चन को, और बिल्कुल आपका प्रिपेयर होना चाहिए इसके क्वेश्चन, इसके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड होने चाहिए। और जहाँ तक इसकी प्रॉब्लम्स की बात है बच्चों, इसमें प्रॉब्लम्स तो मैं लास्ट पे करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम्स के लिए ये जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दोनों इक्वेशंस को याद रखना है। इस इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स दे दिए जाते हैं, फ्लक्स बता दिया जाता है एक टर्न का, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ लेते हैं, आई बता दिया जाता है, और फिर इस एक्सप्रेशन के मुताबिक बच्चों हमसे ईएमएफ पूछ ली जाती है, और फिर ये डिफरेंट नंबर्स बता दिए जाते हैं कि एम क्या है, टी क्या है, या चेंज इन करंट क्या है, या चेंज इन करंट पूछ लिया जाता है तो एम डेल्टा टी और इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दी जाती है। सो ये जो प्रैक्टिस है ये आप लोग इन दोनों एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं, आप कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छी हो गई है। आप जो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, और वो भी इसको देखें और बच्चों इसको समझें, इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर उनके और आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड जो आपको लगता है कि मैं नहीं बता सका, वो आप मुझे ज़रूर टेक्स्ट करें। जो हमारा ये जो चैनल है हमारा फिज़िक्स का नीडो टॉक्स, इसके अबाउट सेक्शन में जो मेरा कांटेक्ट जो है वो मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मेरा उसमें है। आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप नंबर लेकर आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आंसर करूँगा। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में कोई सजेशन हो आप लोगों को तो वो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इट्स ओवर। ठीक है बच्चों, ख़त्म करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।